इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके। हम मेरे मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, से मुझे ये सुसाइड करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूँ। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहाँ कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं। ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता। या तो जज एब्सेंट होती हैं, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब अगर उस पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में कोई भी वकील, पुराना नया कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। चौथा, अगर कोर्ट डेट में किसी भी तरह सब लोग मौजूद भी हैं तो जो सामने वाला वकील है वो अगले डेट की मांग कर सकता है और उसे बड़ी आसानी से ही अगला डेट दे दिया जाएगा। तो आप कोर्ट जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, अपने पैसे बर्बाद करते हो, हरास होते हो और वापस आते हो। तो मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस जहाँ तक मेरी जानकारी है डाले हैं, 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। पहला केस अगर देखें तो ये बात जान के आपको जरूर हैरानी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर
मुझ पर एक केस डाला गया धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत 2022 में। आप अगर अंदाजा लगा पाएं तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिवार पर अगर ऐसी संगीन धाराएं, मर्डर 302, 377, जिसमें बेल मिलना भी मुश्किल है, अगर ऐसी धाराएं लगें तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन हमारे सिस्टम में किसी को भी अलाउड है कि कुछ भी केस डाल दे कभी भी और कभी भी वापस ले ले। उसके अलावा 498 ये धारा तो काफी पॉपुलर है। न जाने कितने लाखों परिवारों और करोड़ों आदमियों को बर्बाद किया इसने पिछले 40 सालों में। कितने लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान ले ली, फिर भी ये आज भी है। जब ये केस नहीं डाले थे जो और सोशल लेवल पे हमारा सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम केसेस डाल के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हरास करेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएंगे कोर्ट के। हमारा मानना था कि आखिर हमें कितना हरास कर सकते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं और गलत नहीं किया तो आखिर हमारे साथ क्या ही गलत हो सकता है। बट शायद मैं काफ़ी गलत था। तो 1 करोड़ की डिमांड तब थी। शुरू में कोर्ट में रीता कौशिक जज के सामने भी 1 करोड़ की डिमांड ओपनली की। जब जज रीता कौशिक ने इंटरिम मेंटेनेंस 20,000 का मेरे 2.5 साल के बच्चे के लिए पास किया, तब ये डिमांड 1 करोड़ से 3 करोड़ होगी। अब तो 80,000 रुपये पर प्रति माह का और एक फेवरेबल जजमेंट रीता कौशिक द्वारा दिया गया है इन्हें। तो अब ये 3 करोड़ रुपए कहाँ कितने रुपयों में तब्दील होगा मुझे नहीं पता, और फिर से कुछ अरियर लगेगा और फिर ये अमाउंट बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है ये कब तक चलता रहेगा, या तो आप बर्बाद हो जाओ हर केस लड़के, या ये जो बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं वो दे दो, या फिर आप अपनी जान ले लो। तो सबसे पहले बात करते हैं जज रीता कौशिक की, जो जौनपुर में प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज हैं। तो रीता कौशिक जज जो हैं ये सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं है, करप्ट ही नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट भी है, जिन्हें अपना काम नहीं आता, और ईवल जज हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे है। तो रीता कौशिक के कोर्ट में जो करप्शन शुरू होता है ना, वो 50 रुपए से शुरू होता है। इनके कोर्ट में एक पेशकार है, उसका नाम माधव है। ये जज की ठीक बगल में बैठता है वहीं पर, और ये जो माधव है ये हर किसी से, चाहे वो बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे ही पैसे लेता है। जनरली 50 रुपए लेता है ज़्यादातर लोगों से। बट हम जैसे जो मोटे मुर्गे हैं, जो बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, उनसे इनकी डिमांड 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक होती है नेक्स्ट डेट देने के लिए। रीता कौशिक जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे, क्यों मैं सुसाइड कर रहा हूँ, कैसे एक्सप्लिसिट इंस्टिगेशन ऑफ सुसाइड हुआ, जज के सामने हुआ, जज का इम्प्लिसिट अप्रूवल है उसे इसके लिए। तो मैं डेट्स के साथ ही बताना चाहूँगा काफ़ी सारा प्रूफ को, जो कोई अगर टैंपरिंग करने की कोशिश करेगा डॉक्यूमेंट्स को, मेरे पास सारे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। 21 मार्च 2024 को मेरा क्रॉस होने के पहले लंच के बाद सेकंड हाफ में क्रॉस होता है जनरली जौनपुर कोर्ट में, रीता कौशिक के कोर्ट में। तो मैं जाकर बैठा था लंच के टाइम पे, उसके बाद क्रॉस होना था मेरा। मुझे जब मैं गया कोर्ट में तो अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी पहले से ही अंदर है, और जज ने बोला कि तुम ये कोर्ट के केसेस सेटल क्यों नहीं कर देते। मैंने बोला कि मैम, इन्होंने आपके जो 20,000 के इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, उसके बाद
इन पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही हो। मैं बिल्कुल ही शॉक था सुन के कि कैसे ये बोल सकती हूँ टीचर, बट और भी शॉक होना था मुझे। उसके बाद मैंने बोला कि मैडम ये इसने मेरे माँ बाप भाई सब पर, मुझ पर इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं, ये पिटीशन आप पढ़ के देखो, सारे गलत इल्जाम लगाए हैं। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दिए तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना। ये सुनकर मैं और भी शॉक था। मैंने फिर बोला कि मैम अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते। और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था, मैं चुपचाप खड़ा था। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दी। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इन्हीं कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी और काटते रहो। ये सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जज ओपनली मुझसे घूस मांग रही है डायरेक्टली। मैंने कहा मैम आप हमारा जजमेंट मेरिट पे दो, मेरे पास हमारा इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ जिसमें इतनी सारी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं, मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन अब खत्म होने वाला है, एविडेंसेस हैं मेरे पास इतने, है ना। तो जज बोली कि ठीक है, हम तुम्हारा केस जो है मेरिट पे ही लड़ेंगे, देख लो, जाओ। मैं बाहर आया, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और फिर मैं वापस आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने कई लोगों से पूछा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये 2024 का जो डेट बताया, ये पहली बार मुझसे घूस नहीं मांगा गया था। जब ये शुरू में जज आई थी तब पेशकार ने मुझे अपना नंबर दिया था और मुझे कॉल करने को बोला था कि आप इतनी दूर से आते हो तो आपको इतनी परेशानी होती है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना दौड़ना नहीं पड़े। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने, पेशकार माधव ने, मुझसे 3 लाख रुपए मांगे। कहा कि हम जज से बात कर लेंगे और हम आपका केस सेटल करा देंगे। ये 2022 में जब ये शुरू में जज आई थी तब मुझे पेशकार ने मांगे थे। तब मेरा मानना था कि शायद ये पेशकार खुद पैसे खाने के चक्कर में है और मेरा पैसा खा जाएगा। तो मैंने उसे भी कहा था कि नहीं, हमारे पास बहुत एविडेंस है, हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं है देने को, हम देखते हैं। और हम वी शाउटेड एट द जज कि हमारा जो 2022 का रजनी सोर्सेज नेहा का ऑब्जेक्शन है उस पर कोई तुमने काम नहीं किया। तो ओपनली जज बोलती है कि मुझे उस पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूछा कि क्या ये लॉस सिर्फ हस्बैंड के लिए हैं या दोनों के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए। तो उसने ओपनली कोर्ट में बोला कि सिर्फ हस्बैंड के लिए, जो करना है कर लो। तो जो पहले हमें पता था कि सिर्फ बायस होता है और दिखता ही है बस, लेकिन अब ये बोल भी रहे हैं ओपनली कि हम जो करना है मन में आएगा हम करेंगे। मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहाँ पर थी तो वो हंस रही थी। उसने, जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस पर आई थी कि कुछ ऐसे सुसाइड का तुम्हारा आएगा मामला। और काफ़ी सोचा मैंने और मैंने अब ये समझ में मुझे आया कि शायद मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ और ये जज जो चाहते हैं वो शायद सही है कि मैं अपनी जान ले लूँ और इसी से शायद सब कुछ बंद होगा। तो यही सही रास्ता है। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मेरे माँ बाप को और भी हरास करते रहेंगे, मेरे भाई को और हरास करते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि ये मैं करना। मेरा मानना है कि
मुझे खुद को ही ख़त्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया ही, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास तो हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी माफ़ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।